तो स्वागत है आप लोगों का। मैं हिमांशु पांडे आप लोग का स्वागत करता हूँ। और ये आपका GFR 2017 आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं एकदम भारत सरकार का लोगो एम्ब्लेम। और 2017 GFR का ये पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो। और फर्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया है। इंट्रोडक्शन है हम लोगों का, ये एक्चुअली में यूट्यूब पे अपलोड होगा, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोग को देना चाहता हूँ कि GFR एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में फाइनेंशियल रूल जितने भी थे आज़ादी के समय तक, यानी कि 1947 तक, उन सबों का ये कंपेंडियम है। कंपेंडियम माने मिला जुला करके एक बनाया गया है कलेक्शन ऑफ रूल्स उस समय के, अब नहीं। तो 1947 के रूल को जब उस समय कलेक्ट किया गया तो उस समय GFR 1947 उसका नाम दिया गया। लेटर स्टेज में 1963 में जब 1962 में चीन से युद्ध हम लोग हार गए और फिर जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया, उस समय में फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनको फिर एक बार अमेंड किया 1963 में। उसके बाद में फिर ये 2005 में अमेंड हुआ। 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में हार गई और मनमोहन जी की पहली सरकार बनी, तो 2005 में इसको फिर से अमेंड किया गया। और फिर 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में कमेटी गठित की गई, जिनको ये कहा गया कि चूंकि नई नई चीजें उसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं अपने देश में, जैसे कि बहुत सारा काम हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि ऑनलाइन होने लगा, जैसे कि आप पेटीएम या फोन पे यूपीआई से पेमेंट करते हैं, वैसे ही उस समय मोदी जी की सरकार ने जनधन खाते बहुत सारे खुलवाए। हाँ बोलिए। देखिए जिनके यहाँ हल्ला हो रहा है वो अपना माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि उस समय चूंकि मोदी जी ने बहुत सारे जनधन खाते खुलवाए, तो जो भी सब्सिडी मिलती थी सीधे उनके अकाउंट में, यानी कि जो बेनिफिशियरी लाभुक थे उनके अकाउंट में डायरेक्ट गिरने लगा। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले केवल पेपर वर्क होता था, बाद में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट परचेज पोर्टल इस तरह का कोई एक पोर्टल बनाया गया, ऑनलाइन सारा काम होने लगा। मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया था जब ऑनलाइन टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किए जाने की वजह से साल 2014 में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक GFR को मॉडिफाई करके नए सिरे से बनाया जाएगा। तब उस समय में एक एक्शन कमेटी गठित की गई और उसको एक ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया। जब बाद में वो ड्राफ्ट बन करके तैयार हुआ साल 2017 में पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसी तरीके से सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज की कमेटी और ऐसे ही अन्य कमेटियों के सामने में इसके ड्राफ्ट को रिव्यू करने के लिए रखा गया। वो सब इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में। मैं चूंकि अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि आज जो GFR 2017 आप पढ़ रहे हैं, यह केवल समय की मांग है। और GFR 1947 में ये चौथा संशोधन है, तीसरा संशोधन कहेंगे। 47 में तो बना ही था, 63 का संशोधन, 2005 का संशोधन और 2017 का संशोधन। आने वाले वक्त में इसमें और भी आपको संशोधन देखने के लिए मिलेंगे और आप इसके लिए तैयार रहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। GFR कुल मिलाकर के 12 चैप्टर्स में है। 12 चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ना है, और बाकी के आपके 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अपेंडिक्स के बारे में भी मैं क्लियर कर दूं, आपको अपेंडिक्स भी नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। फॉर्म्स पढ़ने हैं, वो फॉर्म आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कुल मिलाकर के GFR फॉर्म संख्या 1 से लेकर के GFR फॉर्म संख्या 26 तक है। और मैं आपको बता दूं, आप प्लीज इसमें सेलेक्टिव मत होइएगा। GFR के सारे फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हूबहू पूछे जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि रूल नंबर पूछा जाता है, हाँ कुछ स्पेशल केस में रूल नंबर पूछा जाता है। मैं आपको पूरे के पूरे GFR को रूल नंबर के हिसाब से याद करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। केवल चैप्टर 2 और चैप्टर 3, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, केवल चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का ही रूल नंबर अगर जरूरत पड़े तो याद कीजिए। लग नहीं रहा है कि नहीं याद हो रहा है तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेरा हमेशा से एक ही गोल रहा है कि आपको इस एग्जाम में टॉप करने का गोल लेकर, नहीं कर जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपका गोल सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 45 तो आप रखेंगे, तो टारगेट वो तो कई बार अचीव नहीं होगा। तो मिनिमम 55 का टारगेट आप रखिए, 5-10 नंबर ऊपर और 5-10 नंबर नीचे से भी आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका चूंकि सिलेबस बहुत बृहद हो गया है, आपको टॉप करने का टारगेट नहीं रखना है, आपको उन टॉपिक को सेलेक्ट करना है जहाँ पे सिलेबस छोटा हो, समझने में आसान हो और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। GFR के साथ एक और अच्छी बात यह है कि चूंकि ये सबसे नया है, एग्जाम्पल के तौर पे
अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग में बाकी चीजों को देखेंगे तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल आपका 1990 में बना है। उसी तरीके से आपका डीपीसी एक्ट जो है, डीपीसी एक्ट है ना, ये 1972 में बना है। उसी तरीके से आप देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट रूल 1982 में बना है। रिसीट एंड पेमेंट रूल आप सबसे नया इसी को पाएंगे जो 2017 में बना है। सबसे नया होने की वजह से इसकी जो भाषा है सबसे आसान है और यूजर फ्रेंडली है। तो इस वजह से भी ये जो पूरा बुक है जीएफआर 2017, ये आपके लिए सहज बन पड़ता है। मतलब आप जब इसकी इंग्लिश पढ़ेंगे, अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल जो आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये 1984 में बना है। अब आप देखिए इतनी पुरानी किताबों को जब आप पढ़ रहे होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उस समय के इंग्लिश के हिसाब से, अब आप कहेंगे क्या उस समय का इंग्लिश और अभी का इंग्लिश बदल गया? बिल्कुल बदल गया है। अभी नया इंग्लिश नहीं आ गया एलओएल, ठीक है। तो वो आपको समझना होगा कि इंग्लिश चेंज करता है ना। तो अल्टीमेटली मेरा जो आपका फोकस है बताने का वो यही है कि ये आसान लैंग्वेज में है, कंसाइज है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं और इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इसमें गलती होने की गुंजाइश कम है। जो आप YouTube में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, और ऐसा हुआ मेरे साथ। जब आपको कुछ नहीं आता है तब आपको प्लीज, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है, प्लीज पेपर पेन रख लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। अगर सुनाई नहीं पड़ा या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से 10 सेकंड पीछे जाइए, 20 सेकंड पीछे जाइए, रिप्ले करके देखिए। जीएफआर न केवल एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है बल्कि उनके लिए भी है जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि चैप्टर 6 और 8 नहीं पढ़ने हैं, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी किताब केवल 2 चैप्टर के लिए आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरी किताब आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी और आप इसका लाभ ले सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये राष्ट्रपति भवन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पहला ही क्वेश्चन यही वाला है कि ये जीएफआर बनाया किसने है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। आपको तो पता ही है कि सीजीए का ऑफिस यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर में ही काम करता है। ये सारे तामझाम उसी को दे दिए गए हैं, भाई तुम ही ये काम करो। समझ गए? आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। प्रीफेस में जनरल फाइनेंशियल रूल आर अ कंपाइलेशन ऑफ रूल्स, ये रूल का कंपाइलेशन है, एंड ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी फॉलोड। यहाँ जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत सारे रूल्स को मिला करके बनाया गया है जो कि एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में है, और ये सभी डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और कुछ स्पेशल बॉडी जो स्पेसिफिक बॉडी जो होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेंगे। तो पहली पॉइंट इसमें जो डिस्कस की गई है वो ये है कि ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन के तौर पे है, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। समझ गए? आपको मैं बता दूं कि जो ये लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि सबसे जो सुप्रीम लॉ होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होता है। उसके बाद में जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो होता है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बनाती है वो होता है। उस लॉ के आधार पे जो रेगुलेशंस बनते हैं वो होता है, रेगुलेशंस के आधार पे आपके रूल बनते हैं, रूल के आधार पे और नहीं, लॉ के आधार पे, हाँ लॉ के आधार पे रूल बनते हैं, फिर रेगुलेशन बनते हैं। ये सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो गया था। तो आपका जब रूल बनता है वहां पर आपको फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, कैबिनेट के ऑर्डर के भी फॉर्म हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर किसी मिनिस्ट्री का ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है। तो उसके हिसाब से ये वाला पोर्शन आपको पूछा जाएगा। जीएफआर जो होता है 1947 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको मैंने बता दिया है, बाद में इसको अमेंड किया गया 63 और 2005 में। ये वाला आप पढ़ रहे हैं 2017। तो ये आखिरी अमेंडमेंट है अब तक का। लास्ट फ्यू ईयर्स में ये देखा गया कि कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं, रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट बजटिंग, जैसे कि क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है। तो डिस्टिंक्शन इन नॉन प्लान एंड प्लान एक्सपेंडिचर को रिमूव कर दिया गया, तो पी और एनपी अब आपको बजट में देखने को नहीं मिलता है। रेलवे बजट को और जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। आउटकम बजट के हिसाब से उसको नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको सैलरी वाला होता है, पीएफएमएस, आपने उसको देखा है। कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट होता है वो भी पीएफएमएस के माध्यम से ही होने लगा है। अगला जो होता है वो रिलायंस किया गया है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, पीपी, सीपीपीपी,
और किसी भी टेंडर को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको इसी CPPP में जाकर के वो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। कॉन्ट्रैक्टर वहीं पर इसके फॉर्म परचेज करेगा, वहीं पर इसको फिल करेगा और फिल करने के बाद सबमिट करेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन SSC UPSC का फॉर्म भरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे SAS का भी फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे, ठीक वैसा ही है। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, ये आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि जेम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल में अब जो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है। तो अब क्या है इसका फुल फॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। आगे देख लेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू पोर्टल भी है, NTRP है। इस तरीके से नई नई चीजें इंट्रोड्यूस किए जाने की वजह से GFR को संशोधित करना पड़ा। आगे आप देखेंगे कि ये जो GFR बनाया गया है वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, समझ गए। तो ये सब आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस में रहेगा, जो मुझे पक्का पता है कि कोई भी नया स्टूडेंट इसको हाईलाइट नहीं करता, सोचता ये कौन सी बात हो गई, लेकिन ये आपके ऑप्शन में रहेगा कि कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, अकाउंटेबिलिटी, प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यू डिलिजेंस, समझ गए। इन सब प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसी में द एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी सेट किया गया था 2014 को, ये देख लीजिए मैंने आपको बताया। और उसी के रिकमेंडेशन पे, किसके रिकमेंडेशन पे, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी EMC के रिकमेंडेशन पे। और ये वर्ड आपको EMC बाद में भी देखने के लिए मिलेगा, देखिए यहाँ EMC है, EMC एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी, इसके रिकमेंडेशन पे इसको अपडेट किया गया। न्यू रूल्स ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूजर चार्जेस वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया। PAC जो होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है पार्लियामेंट में, उसमें भी लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वही पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड होता है। और उसको सारे खर्चे और अकाउंट पूरे पिछले साल का मिल जाता है चेक करने के लिए। और जिसमें भी अपने ऑडिट का जो पारा होता है, उसमें भी जो ड्राफ्ट पारा होता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्शन जिसको कह सकते हैं, वो सब PAC के पास रखे जाते हैं, ये सबकी खाट खड़ी करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, ये भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, 2016 में स्टैब्लिश किया गया। और EMC तो है ही, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमेटी 2016 में स्टैब्लिश किया गया। एक टास्क फोर्स बनाई गई जो सबके रिकमेंडेशन को रिव्यू करता है GFR में, और ये कंप्रीहेंड करता है, फ्रेम करता है कंप्रीहेंसिव रूल्स को, ठीक है। क्या फ्रेम करता है, कंप्रीहेंसिव रूल्स को फ्रेम करता है, एंड टू एड्रेस इश्यूज एज हाईलाइटेड इन द अबव पारा। तो ये जो न्यू टास्क फोर्स था, समझ गए, उसी को सेटअप किया गया इन सब के रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए, राइट। और उन्होंने रिव्यू करके इन सबको GFR का एक ड्राफ्ट बनाया। GFR 2017 उसके बाद इवॉल्व किया गया, द रिजल्ट ऑफ वाइड कंसल्टेशन। तो सब लोगों से फिर कंसल्ट किया गया, किनसे कंसल्ट किया गया, तो सेक्रेटरी से कंसल्ट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री उसमें जो सेक्रेटरी काम करते हैं, सम स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट किया गया, दूसरे स्टेक होल्डर थे उनसे कंसल्ट किया गया, टास्क फोर्स जो बनाई उस स्टेज पे ही उससे कंसल्ट किया गया। इसमें उनका जो डिस्कशन ड्राफ्ट था उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया, यानी कि आम जनता से भी इसका कंसल्टेशन किया गया। इन सब कंसल्टेशन का परिणाम ये निकला कि सेक्रेटरी जो सभी डिपार्टमेंट के थे उनसे पूछा गया, क्योंकि उनसे कुछ क्वेश्चन दिए गए, तो उनसे पूछा गया कि आपका व्यू क्या है, क्या इसमें आप कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपका इस डोमेन में। जब डिटेल डिलीब्रेशन ले लिया गया तब CAG का कमेंट भी उसमें लिया गया। तो यहाँ पे आपका जो MCQ बनता है कि CAG का कमेंट इसमें लेना जाना अनिवार्य है, तो वो लिया गया है कि नहीं, तो बिल्कुल लिया गया है। और लास्ट में इसको CAG के कमेंट के साथ में इसका स्टार्टिंग किया गया। तो उसका जो एम था इस रूल का, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना था, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस इट्स बिजनेस इन अ फाइनेंशियली प्रूडेंट मैनर। ये प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी, तो फाइनेंशियल प्रूडेंट का मतलब होता है वित्तीय समझदारी, समझ गए। तो इसका ड्राफ्ट करने का पर्पस यही था कि कोई भी डिपार्टमेंट वित्तीय समझदारी के साथ में अपने कामकाज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद क्रूशियल विद वेरिड सिचुएशन। अगर कोई ऐसा अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, सो दैट अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से उसमें वो मॉडिफिकेशन कर सके। उसी तरीके से GFR 2005 को ही एडिट किया गया, जाहिर सा बात है जो लास्ट वाला GFR था उसी को एडिट किया जाएगा। हैव बीन वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यूड, उनको बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया विद एम ऑफ प्रोमोटिंग सिंप्लिसिटी। तो इसमें 2017 में आप जो देखेंगे वो ये जरूर देखेंगे, ये यकीनन मैंने पढ़ा है, दोनों को कंपेयर भी किया है, 2005 वाले से मैंने पास किया और 2017 वाले को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों में एक्चुअल में बहुत सिंपल है 2017 वाला, वो मैंने आपको पहले ही कह दिया।
ये इतना सिंपल है कि आप समझ लेंगे आराम से और आप आराम से इसको कंज्यूम भी कर लेंगे। और उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें गलती होने की गुंजाइश कम होती है। इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल के कुछ 75 रूल्स ही हैं वहाँ पे, और ये जीएफआर, ये दोनों जरूर पढ़िए। सिलेबस छोटा है, समझने में आसान है, और फिर आपको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले वाले सिलेबस में जिनका पीसी 8 हुआ करता था वो ज्यादा जल्दी एग्जाम पास कर लेते थे। वजह ये कि समझने में ये आसान है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रोसीजर। उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो 2017 का नया रूल है वो इनेबल होगा एन इम्प्रूव्ड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट। तो ये वित्तीय मैनेजमेंट जो होता है, ये वर्ड आपको इतना ज्यादा नेट पे मिलेगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो वित्तीय मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट वर्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो मैं क्या कहता हूँ, यूट्यूब में जो अपनी वीडियो बनाता हूँ उसमें ये वर्ड जरूर डालता हूँ, सो दैट सर्च बहुत ज्यादा होता है, इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा सर्च होता है। तो बेसिकली जीएफआर जो किया गया है उसको ही फ्रेमवर्क, फिस्कल मैनेजमेंट को फ्रेमवर्क करने के लिए। अब आप कह सकते हैं फिस्कल मैनेजमेंट क्या है, वित्तीय प्रबंधन इसको कह सकते हैं। समझ रहे हैं? कि वित्तीय प्रबंधन यानी कि आया गया, अच्छा फिस्कल का वित्त से इस तरीके से है जैसे आया यानी कि पैसा आया, और गया यानी कि खर्च हुआ, और उसके बाद जो बैलेंस बचा, इन सब को किस तरीके से मैनेज करें कि आप इसमें अपव्यय रोक सकें। समझ रहे हैं? अपव्यय का मतलब क्या होता है, जो खर्च बेकार के हैं आप उस पर कंट्रोल कर सकें। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप फिस्कल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे आगे जान पाएंगे। while providing the necessity flexibility to facilitate timely delivery of service, ये एक और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाता है। और उसका मतलब ये है कि आपको जो भी सर्विस दी गई है वो आप एक पोर्टल होता है, या आप वहां पर देखते होंगे अपने ऑफिस में चार्टर का, सिटीजन चार्टर, ये वर्ड आपने सुना होगा। सिटीजन चार्टर का पर्पस यही है, सिटीजन चार्टर का पर्पस ही है टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस। यानी कि उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप जो सर्विस कर रहे हैं उसको आप कितने दिनों में उसको कंप्लीट करके देंगे, और अगर आप कंप्लीट करके नहीं देते हैं तो सिटीजन उस पर आपके अगेंस्ट में कंप्लेन भी रेज कर सकता है, और वो करता भी है। ग्रीवांस मैनेजमेंट के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, वहां पे सिटीजन को, जैसे एजी ऑफिस पेंशन का काम करती है, तो कई पेंशनर्स जो है उन्होंने अपना ग्रीवांस उसमें रेज किया होता है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, यानी कि उनका ग्रीवांस रिड्रेस नहीं हो जाता है, तब तक वो उस पोर्टल से हटता नहीं है। और रिड्रेस करने के लिए उसके ऑर्डर से क्या एक्शन लिया गया है उसको वहां पर पोर्टल में सबमिट करना पड़ता है, उसकी फोटो को खींच करके, और फिर वो सीएजी ऑफिस में जाता है। ग्रीवांस का जो ये रिड्रेसिंग सिस्टम इतना बहुत प्रोफाउंड बनाया गया है, अच्छा बनाया गया है, कि उससे उनको बहुत आसानी हो सकती है। और टाइमली डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि आपने पहले ही पेज में देख लिया, would like to place on record the exceptional work done by the task force on review, the office of the CAG, the office of CGA, budget division of the Department of Economic Affairs। यहाँ मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि बजट डिवीजन जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, और दोनों ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुल 5 डिपार्टमेंट हैं, सबके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 डिपार्टमेंट के नाम तो आपने यहाँ देख लिए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, राइट। जो सीजी आता है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का है, और बजट डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का है। The ministry and department of their valuable input and its own officers for assiduously and meticulously completing the vital and challenging exercise in a time bound manner. So this is the introduction part we have completed now. अब यहाँ तक में अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाए। देखिए स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, इसका मतलब क्या? जो स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स बोल रहा है, इसका मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट पहले आपको समझना पड़ेगा, देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि टर्म स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, समझे, तब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए टर्म स्टेक होल्डर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिए जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें जो आपका अकाउंटेंसी है वहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, स्टेक होल्डर या यूजर। स्टेक होल्डर या यूजर, अब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। पहले कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, फिर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आसानी से समझ जाएंगे। यूजर फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। अब क्या होता है इंटरनल यूजर?
कंपनी का जो मैनेजर है, अच्छा दोनों ही यूजर को कंपनी की फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति से जानकारी जरूरी है। तो क्यों जरूरी है वो आपको समझ में अभी आ जाएगा 1 मिनट में। पहले आप ये बताइए कि जो कंपनी को रन कर रहा है उसका मैनेजर, वो इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? इंटरनल होगा, इंटरनल जाहिर सी बात है ना। उसी तरीके से कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो भी इंटरनल होंगे, सोचने वाली बात है। क्यों होंगे? इसलिए होंगे क्योंकि उनको वित्तीय स्थिति कंपनी की जानना इसलिए जरूरी है कि अगर कंपनी फायदे में है तो वो अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए आंदोलन करना चाहे तो कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वो इंटरनल यूजर हो गए। अब बताइए, गवर्नमेंट, किसी कंपनी के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरनल यूजर होगी, एक्सटर्नल यूजर? तो एक्सटर्नल यूजर होगी। अब एक्सटर्नल। गवर्नमेंट को किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि वित्तीय स्थिति अगर कंपनी की अच्छी है तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट उसके ऊपर में टैक्स इम्पोज करेगी, है कि नहीं? अब जो हम लोग शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते हैं, हम लोग कंपनी के इंटरनल यूजर है कि एक्सटर्नल? एक्सटर्नल यूजर है। एक्सटर्नल यूजर इसलिए है क्योंकि हमने कंपनी का शेयर जरूर परचेज किया है पर उसकी मैनेजमेंट कमेटी के पार्ट नहीं बन जाते हैं। तब क्या होता है कि कंपनी अगर फायदे में जाएगी तो हमको डिविडेंड मिलेगा, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। उसमें जैसी बात है, हाँ कि ना? सर। अब आपको समझ में आया कि स्टेक होल्डर और यूजर एक ही चीज है, समझ गए कि नहीं? तो वैसे ही यस। गवर्नमेंट में जो भी जीएफआर वगैरह यूज करता है उसके स्टेक होल्डर यूजर कौन होंगे? दोनों होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो गवर्नमेंट का अपना सेक्रेटरी होगा, अपने डिपार्टमेंट का हेड होगा, उसके सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो इम्प्लॉयज होंगे वो सब इंटरनल स्टेक होल्डर कहे जाएंगे, है ना। और जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पाता है उसको, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को, जब चूंकि जीएफआर के हिसाब से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना, उसी के हिसाब से उसको टेंडर वैल्यू पुट अप करना है, उसी हिसाब से उसको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो उसका एक्सटर्नल यूजर कहलाएगा, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही सर। कुछ ऑटोनोमस बॉडी बना दिए जाते हैं, वो उसके एक्सटर्नल यूजर कहे जाएंगे क्योंकि वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ तो ऑटोनोमस बॉडी के बारे में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको उसको आराम से समझ में आ जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अब आपको स्टेक होल्डर, आपका जो मतलब क्वेश्चन था या क्वेरी था वो तो रिजॉल्व हो गया, सर। है ना। चलिए, टेबल ऑफ कंटेंट में देख लीजिए, जो मैंने लाल निशान से घेर रखा है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं फिर भी पढ़ा दूंगा, लेकिन आप अगर उसको चाहें तो उसका वीडियो स्किप कर सकते हैं। यकीन मानिए उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला कौन सा है भैया? इंट्रोडक्शन है, वो हमने देख लिया है आज, अभी देख लिया हमने इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को अपने कंप्लीट कर लिया है ना, ये टिक मार्क का मतलब है कंप्लीट कर लिया। चलिए हम इसको ग्रीन कर देते हैं, हट जा भाई तू पहले। हाँ, अब देखिए, ग्रीन से हमने वो टिक मार्क कर दिया है, इसका मतलब हमने इसको पढ़ लिया। तो अब अपने को ये नहीं पढ़ना है ना। अब क्या पढ़ना है? जनरल सिस्टम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने यही तो कहा था, फिजिकल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोटा मोटी एक ही बात होती है, ठीक है। फिजिकल का मतलब होता है मौद्रिक और फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय। तो ये दोनों मैंने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया था, ठीक है। तो एक ही बात है लगभग, हालांकि कुछ बुनियादी अंतर है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसका जनरल सिस्टम क्या है? तो भाई उसका जनरल प्रिंसिपल है रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी, एक ही बात है। डिफॉल्केशन एंड लॉस, तो हमने कल जीएफआर में, सॉरी गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल में लॉस ऑफ मनी के बारे में कुछ देखा था। डिफॉल्केशन का मतलब होता है गबन या इस तरह की कोई भी गड़बड़ी, जब आपने उसका चेक किया, कैश को चेक किया, स्टॉक को चेक किया, और चेक करने के बाद में बुक में जितना एंट्री है, जितना रुपया लिखा हुआ, उतने रुपए का स्टॉक आपको फिजिकली नहीं मिला, या अगर मिला तो अनसर्विसेबल कंडीशन में मिला, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है बुक में कि 1 लाख का स्टॉक है, लेकिन 1 लाख का स्टॉक सर्विसेबल भी होना चाहिए ना। साल के अंत में जब आपने चेक किया तो पता चला कि 1 लाख में से कुछ 900 या 1000 रुपए, 1100 या 1200 रुपए का स्टॉक है, अब सर्विसेबल नहीं, वो बेकार हो गया, उसको अब आप स्क्रैप में ही बेचना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में वो आपको अब यूजफुल नहीं होने वाला, तो उसको आपको उसकी वैल्यू को घटाना करके लिखना पड़ता है, वो इसके बारे में यहाँ पे लिखने के लिए। सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन, तो वो जो रिकॉर्ड एंड इन्फॉर्मेशन है किसको सबमिट करना है, ये इसमें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बजट कैसे बनता है, अभी हमने देखा बजट डिवीजन किसमें था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में, याद है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही था। उसी तरीके से गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग आपको मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब आप पढ़िएगा लेकिन आप पाइएगा वही वाला है। 3 पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। पार्ट फिर बटा हुआ है डिवीजन में, डिवीजन बटा है सेक्शन में, सेक्शन बटा है सेक्टर में, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड, सब वही सब चीजें हैं, यही सब रिपीट करना है और कुछ नहीं। यहाँ चैप्टर 5 से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है। इसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं वर्क, इसी के आधार पे आपका सीपीडब्ल्यूए काम करता है, सीपीडब्ल्यूए कोड। क्योंकि ये सीपीडब्ल्यूए कोड पूरा वर्क्स है, वर्क्स का मतलब पीडब्ल्यूडी है और कुछ नहीं, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, ये केवल पीडब्ल्यूडी है, समझे। स्टेट पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, जो आप कहना चाहें, लेकिन ये वर्क्स वही है।
तो इसका जो रिलेशन है डायरेक्ट सीपीडब्ल्यू कोड से, ये आपको पढ़ने में मजा आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जब कोई सामान परचेज होता है, ये पता नहीं सिलेबस से क्यों निकाल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिंपल यही है कि एजी ऑफिस में मान लीजिए नया कंप्यूटर परचेज किया गया है, किस नियम से परचेज किया गया, यही तो है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, पता नहीं क्यों निकाल दिया, मेरे हिसाब से उसको निकाला नहीं जाना चाहिए। खैर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट है आपका जो स्टोर होता है ना, स्टोर में जो भी आइटम आता है जाता है उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। रनिंग आइटम ऑफ स्टॉक को इन्वेंट्री कहा जाता है। वो रनिंग आइटम जो होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? तो चुपचाप से सीपीडब्ल्यूए कोड चैप्टर नंबर 7 यहाँ भी है, यहाँ भी चैप्टर नंबर 7 ही है ना? तो दोनों ही जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वजह है कि आपको कई सारे दूसरे बुक्स में, दूसरे चैप्टर्स में इसका रेफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ देखिए उसका रेफरेंस कहाँ है। फिर 9 कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, पता नहीं क्यों, सॉरी 8 नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो इसी वाले को यूज करते हैं। स्टेक होल्डर जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बेसिकली इसी पे रिलाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को पता होना चाहिए ना कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हम गवर्नमेंट की कंपनी से कर सकते हैं या गवर्नमेंट के ऑफिस से कर सकते हैं। ग्रांट इन एड जानते हैं आप, और लोन भी जानते हैं, आप लोगों ने इसको देखा किस तरीके से ग्रांट और किस तरीके से लोन दिया जाएगा, वो यहाँ पढ़ना है। चैप्टर 10 बजटिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बजट आपने पढ़ा था ये इंटरनल वाला था, समझ गए, जो सरकार का अपना पैसा है। अब मान लीजिए कि आपको पैसा मिला है आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या वर्ल्ड बैंक से मिला है, हो सकता है ना? उस समय में एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट से जो भी काम होता है उसकी बजटिंग कैसे करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 11 में है गवर्नमेंट की गारंटी क्या होती है। अब गवर्नमेंट की गारंटी आप जानते ही होंगे, गवर्नमेंट की गारंटी जो होती है उसके आधार पे बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे कि आपका किसान विकास पत्र एक तरह की गारंटी ही है, समझ गए, जो आप परचेज करते हैं। ये सब पब्लिक अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? पब्लिक अकाउंट का, है ना? सरकार इसी गवर्नमेंट की गारंटी के तहत मार्केट से पैसे उठाती है, उठा करके अपना काम करती है, और वो 10 साल के बाद में उसमें जानते हैं परसेंट नहीं लिखा होता है, उसमें सीधे वैल्यू लिखी होती है कि आज आप 100 रुपए खरीदेंगे, 10 साल के बाद में आपको इसी 100 रुपए का हम 200 रुपए देंगे, बस इतने ही रुपए लिखा होता है, कोई परसेंट कुछ नहीं है, समझ गए? तो जब आप उसको 10 साल के बाद इनकैश करवाते हैं तो उसमें ये भी लिखा होता है कि इन बिटवीन अगर आप करवाते हैं तो आपको कितना मिलेगा। खैर, चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें मिसलेनियस सब्जेक्ट है, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्टाफ, सैलरी, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस, ये होता है एस्टेब्लिशमेंट का मतलब, है ना? रिफंड ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपको पैसे मिले, चाहे टैक्स रेवेन्यू से मिले हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिले हो, उस पैसे को जब आपको वापस लौटाना है। एग्जाम्पल के तौर पे सब लोगों ने इनकम टैक्स भर दिया होगा, मान लीजिए कि आपने साल का इनकम टैक्स 50,000 भरा, और साल के अंत में जब आपको फॉर्म 16 मिलता है तब आपको फॉर्म 16 के बेस पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। अब आपने रिटर्न भरा कि एक्चुअल में आपका इनकम टैक्स 50,000 कट गया है, पर ये 32,000 ही होना चाहिए, 32,000 होना चाहिए, तो आपने 18,000 का रिफंड क्लेम किया है। इनकम टैक्स ने स्क्रूटनाइज किया और आपके रिफंड को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके अकाउंट में आ जाता है ना 18,000 रुपए। वो जो 18,000 रुपए आपको बैक मिलता है तो वो गवर्नमेंट से मिलता है ना आपको, गवर्नमेंट के लिए वो रिफंड है, रिफंड ऑफ रेवेन्यू, समझ गए आप? अगला डेट एंड मिसलेनियस ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट, और लास्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीपीडब्ल्यू कोड में जो 8443 वाला मसला है, समझ गए, वही है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट में। तो कुल मिलाकर कितने सारे चैप्टर्स हैं आपके पास में, इसके नीचे आपको देखना होगा। कुल और कुछ और से मामले हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ लैंड, जमीन का हस्तांतरण कैसे करते हैं, और बिल्डिंग का हस्तांतरण कैसे करते हैं। ये दोनों बेस में होता है, गवर्नमेंट से प्राइवेट में, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में, प्राइवेट से गवर्नमेंट में, तीनों बेस में होता है। ट्रांसफर ऑफ लैंड का सबसे पॉपुलर एग्जांपल रेलवे, नई रेलवे लाइन बना दीजिए। नई रेलवे लाइन बनाएंगे तो वो जमीन फॉरेस्ट की होगी या किसी गांव वाले की होगी, वो लाइन आप फिर किसको चाहिए? रेलवे को चाहिए। नई हॉस्पिटल बनाइए, नया स्कूल बनाइए, कुछ भी गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट बनाइए, ये सब तो छोटे मोटे चीजें होती हैं। जब डैम बनता है, बड़े बड़े डैम जब बनाए जाते हैं, उस समय में हजारों एकड़ की जमीन, कई तो गांव ही हटा दिए जाते हैं, पूरे के पूरे गांव को गवर्नमेंट को परचेज करना पड़ता है, समझ गए, और उस पूरे गांव को परचेज करने के बाद उनको नई जगह पे बसाया जाता है, तो वो ट्रांसफर ऑफ लैंड वाले में आता है। चैरिटेबल एंडोमेंट एंड अदर ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जिनको गवर्नमेंट पैसे देती है,
एनजीओ को पैसे मिलना गवर्नमेंट से आपको बात तो पता ही होगा, तो बहुत बड़ी बात है नहीं। तो जो सरकार पैसे देती है एनजीओ को, वो पैसे किस पद्धति से देगी वो यहाँ लिखा हुआ है। लोकल बॉडीज, यही वाला वो मसला है जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लोकल बॉडी कहलाता किसको है? मोस्ट पॉपुलरली आप जानते हैं नगर पालिका और ग्राम पंचायत, समझ गए? इसको लोकल बॉडी आप कह सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी लोकल बॉडी है, लेकिन सबसे पॉपुलर लोकल बॉडी यही दो है ना। अगला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो भी आप ऑफिस में रिकॉर्ड रखेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल रिकॉर्ड, उसको मेंटेन करके रखना है, फाड़ फूड़ के फेंक नहीं देना है। और लास्ट में कंटिजेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कंटिजेंट का मतलब आप जानते हैं ना, ऑफिस ऑफिस कंटिजेंट और वर्क कंटिजेंट, दो तरह के कंटिजेंट होते हैं। ऑफिस कंटिजेंट और कौन सा कंटिजेंट होता है? वर्क कंटिजेंट, ठीक है। ये दो तरह के बेसिक कंटिजेंट आपके होते हैं। कंटिजेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आपको पता ही नहीं है कि ये होने वाला है। उदाहरण के तौर पे आपके घर में कौन सी तारीख को मेहमान आने वाले आप नहीं जानते हैं, है ना। ऐसे ही ऑफिस में कब आपका कोई सामान खराब हो गया, मान लीजिए कि कोई आपका सर्वर है ऑफिस में, कंप्यूटर का सर्वर या कंप्यूटर की बैटरी है यूपीएस, अचानक से खराब हो गई। अब आप उसके लिए वेट करेंगे? नहीं, उस समय इमीडिएट उसके लिए आपको वो काम करवाना पड़ता है। उसके लिए फंड हमेशा आपको अवेलेबल रखना पड़ता है। वो जो ऑलवेज अवेलेबल फंड है, जिसको कहते हैं ना स्कारसिटी में, या क्या उसको बोलते हैं, कौन सा फंड उसको कहलाता है, अरे यार, कंटिजेंट फंड से कंटिजेंसी फंड बनाया, समझ गए? तो वही है कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड इसको कहते हैं, सॉरी यही वर्ड में भूल रहा था, इमरजेंसी फंड। ये लोग अपने फैमिली में रखते हैं कि अपने को कुछ पता नहीं कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाए, आफत आ जाए, तो आप किससे पैसे मांगेंगे रात के 10-2 बजे? तो ये अपने पास में कुछ पैसे रखने पड़ते हैं। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं होता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को आप मिसलेनियस वाले हेड में डालते हैं। उसके लिए जो हेड बनाया गया है 2075 बनाया गया है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वाला हेड को। इसका मेजर हेड है 2075। तो होप आप लोगों को कुल मिला के समझ में आया होगा कि क्या आप लोगों को पूरे जीएफआर में पढ़ना है। यकीन मानिए टेक्स्ट इसके अंदर जब आप घुसेंगे तब आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं आने वाली है, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसके अपेंडिक्स को फिर मैंने लाल रंग से रंग दिया है, ये फिर आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक। इसके बाद जीएफआर के आपके फॉर्म्स आ जाते हैं। ये देखिए फॉर्म है ये वाला, है ना। कुल मिलाकर के आपको फॉर्म जितने देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे फॉर्म कुल मिलाकर 26, राइट। तो 26 के 26 फॉर्म प्लीज आप लोग इसको याद रखिएगा। ये सब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ने वाला, खासकर उसके पल्ले नहीं पड़ने वाला है जो एकदम नया है, उसको एकदम समझ में नहीं आने वाला कि ये क्या मसला है, ठीक है। तो यही वाला वो पॉइंट है जिसको कि आपको मुझे बताना था कि ये आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ से आ जाएगा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर घुस जाएंगे चैप्टर 1 में, इंट्रोडक्शन में, चैप्टर 1, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो पार्ट में। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए कि ये हिंदी में अवेलेबल है, तो अगर आपको हिंदी में इसको देखना है तो आप इसको वहां जाके देख सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। और इसके ट्रांसलेशन भी हिंदी में ठीक ठाक ही किया हुआ है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर हिंदी में देखना है तो आप जाके देख लीजिए। रूल नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि यह कहाँ लागू पड़ता है भैया, तो सारे ऑफिस में लागू पड़ेगा। come into force at once shall be applicable to all central government ministry departments attached and subordinate bodies। यहाँ जो सबॉर्डिनेट बॉडीज है उसके बारे में कुछ खास बात है कि इसमें कुछ ऑटोनोमस बॉडी भी होते हैं जिनको ये लागू पड़ता है, लेकिन अगर ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट के स्पेशल रूल के हिसाब से इस तरीके से बनाए गए हैं, उनका जो संविधान है। अच्छा, एक और मैं बात बताता हूँ आपको, आप कोई भी एनजीओ बनाएंगे ना, मान लीजिए आपने कोई एनजीओ बनाया है ना, अब एनजीओ का आप रजिस्टर करवाने के लिए जाइए, तो वो क्या रजिस्टर होता है? एनजीओ का नाम, हाँ नाम तो होता ही है, उसके अलावा क्या रजिस्टर होता है? अधिकारियों के नाम, हाँ वो भी होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको कहा जाता है बाई लॉज। क्या कहा जाता है? जो एनजीओ रजिस्टर होता है उसको कहा जाता है बाई लॉज। बाई लॉज का मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि एनजीओ का वो संविधान है, जैसे भारत का संविधान है। तो अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एनजीओ, मतलब वो जो ऑटोनोमस बॉडी है अपने आप में एक एनजीओ ही है, अगर उसके बायलॉज में स्पेसिफिक कर दिया है कि उसका जीएफआर अलग चलेगा, तो ही ये जीएफआर लागू नहीं पड़ेगा। तो लिख रहा है एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द बाई लॉज ऑफ एन ऑटोनोमस बॉडी प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट फाइनेंशियल रूल्स। अगर उसने कह दिया है गवर्नमेंट ने, विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो उसका अपना सेपरेट फाइनेंशियल रूल चलेगा, वहां पे आपका ये वाला जीएफआर लागू नहीं पड़ेगा, ठीक। इससे हम पहले की डेफिनेशन वाले पोर्शन में जाएं
यहाँ तक अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। तब तक हम पानी पियेंगे, पूछिए। हाँ, इतनी बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ हूँ कर दीजिए, चलिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर आ रही है। अच्छा, एक बीइंग अ वेरी न्यू स्टूडेंट, आप लोग को अभी तक कंफर्टेबल लग रहा है ना, कि कुछ भी ऊपर से तो नहीं जा रहा है? हाँ सर कंफर्टेबल। चलिए फिर ठीक है। रूल 2 है जो डेफिनेशन, समझ गए? डेफिनेशन में अकाउंट्स ऑफिसर क्या है? अकाउंट्स ऑफिसर जो है उसके बारे में खास बात है, दो बातें हैं। देखिए सब मैंने यहाँ पे आप नोट डाल के रखा है, तो वो नोट में ओपन करने वाला हूँ, आप उसको देखेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? ठीक है, अब आप देखिए, थोड़ा और मैंने बड़ा कर दिया। अब आप देखिए अकाउंट्स ऑफिसर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती थी। पहली बात कि ये HOD हो सकता था और ये HOO हो सकता था। HOD मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द ऑफिस। यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है, हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट यूज किया गया है, न कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूज किया गया है। एजी ऑफिस के मामले में ध्यान रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। एजी ऑफिस के मामले में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं अपने एजी सर, PAG, समझ गए? तो PAG होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और हेड ऑफ द ऑफिस होते हैं DAG, सीनियर DAG एडमिन। अगर सीनियर DAG है तो ये हेड ऑफ द ऑफिस है ना? इस डिफिनीशन के हिसाब से अकाउंट्स ऑफिसर कौन होगा? ये होंगे कि ये होंगे? ये नहीं होंगे, ये होंगे। किसके अकाउंट्स ऑफिसर? स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑफिसर, समझ गए? तो आपको ये मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब आप देखिए, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है वो जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। देखिए मैंने मार्क क्या किया, मार्क ये किया है कि दिस मीन्स HOO यानी कि हेड ऑफ द ऑफिस, छोटा दिख रहा होगा, नॉट HOD ऑफ द ऑफिस ऑफ अकाउंट्स, समझ गए? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि हेड ऑफ द ऑफिस ही होगा, जो कि लिखा भी हुआ है, और द हेड ऑफ अ पाओ अंडर सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि हुआ क्या कि 1975 में इमरजेंसी लगी, हाँ, और उसी समय में एक रूल बनाया गया 1975 के अक्टूबर के महीने में, मई में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी मैडम ने इमरजेंसी लगवा दी थी, और 1975 के अक्टूबर के महीने में एक रूल बनाया गया। उसी के आधार पे एक CGA सेटअप किया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का ऑफिस। और CGA का जो वो ऑफिस था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर में सेटअप किया गया। हालांकि तब उसको उतने पावर नहीं दिए गए थे, लेकिन जब 1 अप्रैल 1976 से DPC एक्ट 1971 को दूसरी बार अमेंड किया गया, DPC एक्ट 1971 आप पढ़ेंगे, उसको जब पहली बार अमेंड किया गया था 1976 के अप्रैल महीने में, उस समय में एजी के पास, मतलब CAG ऑफिस के पास, हमारे पास में अकाउंट्स दोनों के बनते थे, यानी कि एजी ऑफिस जो था, CAG ऑफिस है ना, वो अकाउंट्स ऑफिसर भी था और ऑडिट भी था, ऑडिट ऑफिसर भी था। ये तो आपको पता ही है, तभी तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कहलाता है IA&AS, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अपन अकाउंट्स भी बनाते थे, और दोनों के किसके बनाते थे? अकाउंट्स, अब ऑडिट को हटा देते हैं, अकाउंट्स हम किसके किसके बनाते थे? सेंट्रल के बनाते थे और स्टेट के बनाते थे। तो हम दोनों के अकाउंट्स बनाते थे पहले, समझ गए? 1976 में क्या किया गया? 1976 में हमसे सेंट्रल छीन लिया गया, समझ गए? तो सेंट्रल हमसे क्या ले लिया गया? छीन लिया गया, और स्टेट हमारे पास में रह गया। तो अब सभी राज्यों के अकाउंट्स हम बनाते हैं, समझ गए कि नहीं? और सेंटर का अकाउंट हमसे लेकर के किससे दे दिया गया? CGA को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और उसके यहाँ पे जो ऑफिसर का ऑफिस सेटअप किया गया, उसका जो नोमेनक्लेचर दिया गया वो दिया गया ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, समझ गए? अब क्या हो गया? हम लोग अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट कैसे बनता है वो भी आप लोग देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पहले होता है फिनमिन मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और उसके अंडर में CGA, ठीक है? अब CGA क्या करता है कि हर एक डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं आपको ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि ये डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि CGA जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का आदमी है, हर डिपार्टमेंट में अपना CCA भर देता है, CCA 1, CCA 2,
CCA 3। अब आप कहेंगे हर डिपार्टमेंट में, बिल्कुल। किस किस डिपार्टमेंट में है? तो देखिए, आपका CPWD एक डिपार्टमेंट है, तो CPWD का CCA, समझ गए? ये फॉरेस्ट का CCA, समझ रहे हैं? हालांकि फॉरेस्ट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में होता है, इसलिए फॉरेस्ट का CCA को नहीं जाने देते हैं, और रेलवे जो होता है उसका अपना होता है। इसका समझिए ना, एक्सटर्नल अफेयर का CCA, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर समझते हैं, विदेश मंत्रालय, है ना? तो वैसे ही हर एक मिनिस्ट्री में, हर एक डिपार्टमेंट में इसका अपना एक CCA है, और जो ये CCA है ना, यही इसका, इस डिपार्टमेंट का अकाउंट्स ऑफिसर है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये जब अकाउंट्स ऑफिसर पढ़ रहे हैं, वो यही है CCA। CCA जो HOD होता है उस डिपार्टमेंट का, ये अकाउंट्स ऑफिसर नहीं होता है। CCA को जानते हैं क्या कहा जाता है? देखिएगा ध्यान से, CCA को कहा जाता है, CCA को कहा जाता है प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। और आपको यह टर्म क्या दिया गया? अकाउंट्स ऑफिसर, है ना? तो इस हिसाब से हमारे जो PAG हैं वो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर हैं। तो अकाउंट्स ऑफिसर कौन होंगे? सीनियर DAG। यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर कौन होगा? CCA के नीचे में हर ऑफिस में पाओ होता है, तो CCA खुद क्या कहलाता है? प्रिंसिपल AO। और ये उसके नीचे जो होता है ये होता है पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जितने भी आप, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी, AG का केवल एक ऑफिस नहीं होगा, वहाँ पे AG का अकाउंट्स होगा, AG का ऑडिट होगा, AG का कॉमर्शियल ऑडिट होगा, बहुत सारा हो सकता है कि रेलवे ऑडिट हो, बहुत सारे ऑफिस होंगे, RTI हो सकता है, समझ रहे हैं आप? अब पाओ जो होता है ना, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, उसके नीचे जो काम करता है उसका नाम होता है DDO। उसका नाम क्या होता है? DDO, मतलब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। तो जितने भी ऑफिस होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी AG के अलग अलग ऑफिस हैं, उन सभी ऑफिस में चेक को ड्रॉ करने, बिल को, चेक ड्रॉ करनी होता है, बिल को पास करने के लिए एक DDO होता है, ठीक? अब यहाँ पर 7 ऑफिस हैं AG के, तो इसका मतलब है हर ऑफिस के अपने एक्सपेंडिचर को पास करने के लिए अलग अलग DDO हैं, जो वहां के बिल को पास करता है। और उन बिल को पास करने के बाद में यहाँ पर जो पाओ का सेटअप है वो AG अकाउंट्स के अंडर में है। तो सारे 7 ऑफिस का बिल आता है AG अकाउंट्स के अंडर में, जो सेटअप है पाओ का, वहां पर। और फिर वहां पे प्रीचेक है, पाओ फंड है, इस तरीके से अलग अलग सेक्शन है। और एक सीनियर AO को पाओ बनाया गया है, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, वो प्रिंसिपल AO नहीं है, समझ गए? तो इसके हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक ऑफिस में एक DDO होगा और 7-8 ऑफिस मिला करके एक पाओ होगा। ये कंसेप्ट को एग्जाम्पल से, AG के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आप जहां पे आपकी पोस्टिंग, आप वहां जाइए, आपको ये एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा ही हर डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं उसमें से हर एक ऑफिस में एक DDO है, और 6-7 DDO को मिला करके एक एक, एक क्लाउड बनाया गया है, और उस क्लाउड में से एक पाव को सेट किया गया किसी एक ऑफिस में। किसमें किया जाएगा इसका कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है, लेकिन ये समझिए कि DDO अपने बिल को प्रीचेक के लिए वहां भेजता है, और फिर पाव या तो चेक से साइन करके उसको पेमेंट करता है, या तो सीधे उसके अकाउंट में PFMS से ट्रांसफर कर देता है। आपकी जो सैलरी आती है वो चेक वेक से नहीं आती है, सीधे आपके अकाउंट में PFMS से ट्रांसफर होती है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर के सारे बिल PFMS से ट्रांसफर होते हैं। तो वो काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? पाओ का, समझ गए? तो अब हो सकता है कि कुछ एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर जिनको समझ में नहीं आया, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कैम, कैम तो आपके सिलेबस में है ना, सिविल अकाउंट्स मैन्युअल, है कि नहीं है? सिविल अकाउंट्स मैन्युअल, और सिविल अकाउंट्स मैन्युअल के चैप्टर 1 में ही इसको एक्सप्लेन किया गया है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल में कैसे रन करता है। तो वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन है, या वहां पर जो हेरारकी है, उस हेरारकी को मैं एक डिपार्टमेंट के हिसाब से क्लियर कर देता हूँ। सबसे ऊपर में है CCA, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल AO, CCA को ही कहा जाता है, समझ गए? उसके बाद उसके नीचे है पाओ, उसके नीचे है DDO। ये आपका सेटअप है, समझ गए? यही सेटअप आपको CPWD में भी देखने के लिए मिलेगा। CPWD में DDO कौन है? तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, समझ गए? ये कौन है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना? और ये अपना मंथली अकाउंट बना करके किसको रेंडर करता है? पाओ को। ये स्टेट में नहीं होता है, स्टेट में पाओ होता ही नहीं, स्टेट में ट्रेजरी होता है, स्टेट में AG होता है। लेकिन चूंकि सेंट्रल में ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए सेंट्रल में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। तो आई होप अब आपको अकाउंट्स ऑफिसर का कुछ मतलब समझ में आया होगा। अकाउंट्स ऑफिसर का मतलब सिंपली यही है कि हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ अकाउंट, या पाओ होगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, न कि CCA। CCA अकाउंट्स ऑफिसर नहीं है,
सीसीए प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है। सीसीए क्या है? प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। तो मतलब समझ में आ गया होगा। एडमिनिस्ट्रेटर सिंपल यूटी से है, समझ, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अप्रोप्रिएशन इतना विस्तार से मैंने पढ़ाया है। अप्रोप्रिएशन मतलब असाइनमेंट ऑफ फंड टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। अप्रोप्रिएशन केवल और केवल खर्चे की बात करता है, और वो भी एकदम स्पेसिफिक खर्चे की बात करता है। मतलब कि आपको ये का बता दिया जाए कि जाना, ठीक, और एक पर्टिकुलर मिठाई की दुकान से समोसे ही लेके आना, इतना जब स्पेसिफाई कर दिया जाता है तब उसको अप्रोप्रिएशन कहा जाता है। मतलब आपको एकदम बता ही दिया गया कि आप वही काम करना और आपने वही खर्च किए, समझ गए। ऐसा नहीं कि आपको एक पैसा मिला लमसम में और आप उसको कहीं भी खर्च कर रहे हो, वो अप्रोप्रिएशन नहीं है, राइट। ऑडिट ऑफिसर का मतलब हेड ऑफ द एन ऑफिस ऑफ ऑडिट। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ डाउट आ सकता है वो क्या आ सकता है मैं बता दूं। क्योंकि हम लोगों का जो ऑफिस है एजी ऑफिस, वो बेसिकली अपना जो हेड ऑपरेट करता है वो 2016 ऑपरेट करता है, और 2016 जो हमारा हेड है सीएजी का, है ना, उसका नाम है ऑडिट। तो अपन ये कई बार सोच लेते हैं, मैंने भी बहुत दिनों तक सोचा था कि अपना जहां कहीं भी ऑडिट का जिक्र आएगा हम लोग ही होंगे, ऐसा अनिवार्य रूप से नहीं होता है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ हेड ऑफ द ऑफिस या ऑफिस ऑफ ऑडिट में जो है इट मे बी एजी ऑडिट और मे बी इंटरनल ऑडिट ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका अपना इंटरनल ऑडिट होता है, वहां पे ऑफिस ऑफ ऑडिट जो होता है दोनों हो सकता है, एक हमारा हो सकता है और एक उनका अपना भी हो सकता है, समझ गए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में हम क्या बात करेंगे, वो यही है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब प्रेसिडेंट खुद होते हैं। तो यकीन मानिए जिन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो सोच सकते हैं अगर उनके ऑप्शन में प्रेसिडेंट आ गया तो वो सोचेंगे कि यार ये तो गलत है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए लिखा हुआ है, मीन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर टू बी एक्सरसाइज अंडर दिस रूल द प्रेसिडेंट, और मतलब प्रेसिडेंट तो खुद है ही, या कोई ऐसा अथॉरिटी समझे जिनको डेलीगेट किया गया है पावर बाई अंडर दीज रूल्स। तो इसमें भी ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए जो पावर है कौन से नियम में, तो जीएफआर से भी हो सकता है, यहाँ जी रूल से भी है, और डीएफपीआर से भी है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, और कोई भी जनरल और स्पेशल ऑर्डर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, समझ गए। इसका मतलब केवल नियमों से ही नहीं चलता है, इसके अन्य भी ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं। यहाँ तक का मतलब सबको समझ में आ गया, बताइए तब हम आगे बढ़े। जी सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर है ना? ये अकाउंट ऑफिसर जो है ये सेक्रेटरी लेवल का ही होता होगा फिर, या डिप्टी नहीं नहीं नहीं, सेक्रेटरी? अकाउंट्स ऑफिसर। हाँ, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट का जो, या फिर प्रिंसिपल एओ जो हम बोलते हैं। एचओडी होता है, देखिए इसको पढ़िए आप, इसको पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है एचओडी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी सॉरी, समझ गए। वो एचओडी के लिए, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए नहीं। अकाउंट्स ऑफिसर का कंसेप्ट ही अलग है, समझ गए। अकाउंट्स ऑफिसर का मतलब है कि अकाउंटिंग के लिए जो ऑफिस बनाया गया है उसमें हेड ऑफ द ऑफिस, समझ गए। अच्छा। अकाउंटिंग के लिए जो ऑफिस बनाया गया है उसका हेड ऑफ द ऑफिस, अकाउंटिंग के लिए जो ऑफिस बनाया गया उसका हेड ऑफ द ऑफिस कौन है? डिपार्टमेंटल लाइसेंस स्कीम ऑफ अकाउंटिंग में पाओ है, एजी ऑफिस में सीनियर डीएजी एडमिन है, हाँ। समझ गए। और कहेंगे पीएजी क्या है, तो वो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है, जैसे कि सीसीए प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। जी सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे पूछिए, जब आप पूछते हैं तब हमको समझ में आता है कि नहीं आप लोगों ने ध्यान से सुना है, कुछ समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सीएजी हम लोग जानते हैं क्या है, इसको हम अलग से नहीं बताएंगे। कंसोलिडेटेड फंड बहुत बार पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 266(1), समझ गए। कंस्टिट्यूशन का मतलब भी जानते हैं, कंटिजेंसी फंड भी हम लोग जानते हैं। कंटिजेंसी फंड में क्या है भैया, तो कंटिजेंसी फंड जो है इसके बारे में कुछ खास बात मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए यहाँ लिखता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट है 1950, 1950 में एक्ट बना है। कितने पन्ने का पता है? एक पन्ने का, 2 पेजेज का है, चलिए 2 पेजेज का है, मात्र 2 पन्ने का कोई एक्ट बने आज तक देखा ही नहीं था, समझ गए। जब मैंने उसको खोल के देखा तो मैंने क्या देखा पता है, कि वो समय जब बना था उस समय में इसका जो लिमिट था वो 50 करोड़ था, और प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कितना, 50 करोड़। किस तरीके से था? इम्प्रेस्ड के तौर पे। किस तरीके से था? इम्प्रेस्ड के तौर पे, है ना। तो प्रेसिडेंट खुद तो यूज करते नहीं है, तो फिर होता क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक अधिकारी, एक सेक्रेटरी रैंक के किसी अधिकारी के हाथ में ये रखा जाता है पैसा कि आप इसको यूज कर सकते हैं। बाद में इसको एडिट किया गया 1963 में,
और इसको चेंज करके कर दिया गया 150 करोड़। कितना कर दिया गया? 150 करोड़। समझ गए? हाँ कि ना? ठीक है। 2005 साल 2005 में इसको कर दिया गया 500 करोड़। कितना किया गया? ठीक है। और साल 2021 और 22 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था वहां पे इसका टारगेट रखा गया था 3000 करोड़ का। समझ गए? बजट 2021-22 में टारगेट था कितना का? 3000 करोड़ का। ठीक है। ये 3000 करोड़ का टारगेट अभी तक पारित नहीं हुआ। तो आज भी जो एग्जिस्ट करता है वो कितना एग्जिस्ट करता है? 500 करोड़। समझ गए? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 अमेंड करके आज इसको कितना किया गया है? 500 करोड़। राइट। इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 267/1 ये भी हम लोगों ने देख लिया है, इसे हम इसको दोबारा देखने वाले नहीं है। कंट्रोलिंग ऑफिसर का सिंपल मीनिंग वही है कि जो डीडीओ नहीं है वो कंट्रोलिंग है। समझ गए? अगर कोई ऐसा ऑफिसर है जो एचओडी है लेकिन अगर वो पैसे विड्रॉ करता है वो डीडीओ है, कंट्रोलिंग नहीं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब ये है कि उसके नीचे 3-4 डीडीओ है। ऑफिसर चाहे कितना ही हाई रैंक का हो, अगर वो खुद डीडीओ है तो वो कंट्रोलिंग नहीं। क्लियर मतलब समझ में आ गया? ऐसा कोई ऑफिसर जिसके नीचे एक भी डीडीओ नहीं वो भी कंट्रोलिंग नहीं। क्लियर समझ में आ गया? एक पाओ के नीचे 10-12 डीडीओ है फिर वो पाओ कंट्रोलिंग है ना? पाओ के ऊपर के अधिकारी भी कंट्रोलिंग है, लेकिन अगर वो खुद डीडीओ है तो वो कंट्रोलिंग नहीं है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन एन ऑफिस इंटरेस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द responsibility of controlling the incurring of expenditure and or the collection of revenue. The term shall include a head of department and also an administrator. ठीक है। इसको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। एचओडी इंक्लूड रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ड्यूटी का हेड ऑफ द ड्यूटी, वो भी इंक्लूड रहेगा। कब? जब वो खुद डीडीओ का रोल नहीं निभा रहा है। क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या? कंट्रोलिंग पढ़ रहे थे ना। तो कंट्रोलिंग तभी रहेगा, समझ गए, जब वो खुद डीडीओ का रोल नहीं निभा रहा है। अगर खुद डीडीओ का रोल निभा रहा है देन इन दैट केस ही इज नॉट अ कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में खाली इतना ही आपको ध्यान देने के लिए कहाँ लिखा हो? फर्स्ट शेड्यूल में। समझ गए? और कुछ नहीं लिखा, इसमें कुछ बातें नहीं। डीडीओ के मामले में यही हम बता रहे थे आपको। देखिए डीडीओ में क्या है, देख लीजिए, यही हम आपको बता रहे थे। डीडीओ का मतलब एक कोई गैजेटेड ऑफिसर है, मीन द हेड ऑफ एन ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस एंड ऑल्सो एनी अदर गैजेटेड ऑफिसर so designated by department of the central government, a head of department or an administrator। तो head of the department और administrator ने उसको डेजिग्नेट किया है। समझ गए? किसी हेड ऑफ द ऑफिस को कि ड्रॉ करो, विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? टू ड्रॉ बिल्स एंड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द टर्म शैल आल्सो इंक्लूड एचओडी और एन एडमिनिस्ट्रेटर वेयर ही हिमसेल्फ डिस्चार्ज सच फंक्शन। अगर कोई एचओडी और एडमिनिस्ट्रेटर खुद ये फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है तब वो डीडीओ है, कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? है ना? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर भी हम नहीं बताएंगे, आप जानते हैं सब। गवर्नमेंट का मतलब जान भी करते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट भी आप जानते हैं, इतना बार तो पकड़ा चुके हैं आप लोग। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये भी हम बता चुके हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सेक्रेटरी। समझ गए? और इसमें जो आपको एचओडी का जो सबसे खास चीज है, जो आपको मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, वो यही है कि एचओडी तभी होगा जब उसके नीचे में एक आइडेंटिफिएबल एस्टेब्लिशमेंट होगा। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब कौन से लोग उसके नीचे काम करेंगे। तो नेम ऑफ द पर्सन नहीं, नेम ऑफ द पोस्ट। जैसे कि हमारा एचओडी है पीएजी, तो पीएजी के नीचे कितने सीनियर डीएजी होंगे? डिफाइन किया हुआ, 3 सीनियर डीएजी होंगे। समझ गए? उनके नीचे कितने सीनियर होंगे? तो फिर 52-53 सीनियर नहीं, कितने 17-18 सीनियर होंगे। उनके नीचे कितने डबल होंगे? तो 52-53 डबल होंगे। डिफाइन किया हुआ ऐसा। समझ गए? उसी कहता है इन आइडेंटिफिएबल एस्टेब्लिशमेंट, जहां उसको आइडेंटिफाई किया जा सके एस्टेब्लिशमेंट को। समझ गए? वही एचओडी है। राइट? और एस्टेब्लिशमेंट टू एक्सरसाइज द डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर अंडर दीज रूल। क्लियर हुआ? आगे ना, आगे देख लेते हैं। हेड ऑफ द ऑफिस यही है, मीन द गैजेटेड ऑफिसर, ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा हम नहीं पढ़ने वाले। अब यहां पर हम जो इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, वो यहीं तक हम आज जाएंगे, ओपेक्स मॉडल तक। रूल नंबर 3 के बाद हम कल देखेंगे, है ना। पहले देख लेते हैं लोकल बॉडी क्या है। मीन एन अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड और स्पेशली एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर लोकल फंड। समझ गए?
तो सबसे पहले आपको लोकल फंड समझना होगा। यहाँ पे आपका लोकल फंड दिखा हुआ है। लोकल फंड जो एडमिनिस्टर करता है उसको लोकल बॉडी कहते हैं। तो लोकल फंड है ये क्या है? तो रूल 652 ऑफ सेंट्रल ट्रेजरी रूल्स है, ठीक है। तो जब ट्रेजरी रूल का रूल नंबर 652 मैंने देखा तो मुझे पता चला कि लोकल फंड क्या है भैया। लोकल फंड यही कि जो लोकली टैक्सेस इंपोज कर सकता है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो कर ही सकता है, आपको तो पता ही है ना। हाउसिंग टैक्स लेता ही नहीं लेता आपसे। अब अगर आप घर बनाते हैं उससे आप टैक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेता है ना। उसके अलावा रूल 652 में लोकल फंड का परिभाषा दिया गया है। उस लोकल फंड में जो भी पोर्ट बनाए गए हैं, पोर्ट ट्रस्ट। अब उदाहरण के तौर पे अगर आपको मैं बता दूं कि भारत में कुल बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स कितने हैं, तो पहले जब मैं पढ़ रहा था तब 17-18 हुआ करते थे। आज बढ़ गया तो मुझे नहीं पता, आप लोग अगर जानते होंगे तो मुझे अपडेट कर दीजिएगा। तो शुरुआत में जो पोर्ट बना, कोलकाता पोर्ट, मुंबई पोर्ट, उसी तरीके से चेन्नई पोर्ट, इनके लिए अलग अलग लॉ बनाए गए, अलग अलग रूल बनाए गए, समझ गए। और फिर बाद में एक 1965 के आसपास एक रूल आया जिसमें मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया का इसमें जिक्र किया हुआ था। उसमें बाकी जितने भी मेजर पोर्ट्स थे उन सबको उसी लॉ में इंक्लूड कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि जो पोर्ट होते हैं, मैंने बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह जो होते हैं, उनके पास जो भी आय व्यय का ट्रांजैक्शन होता है स्पष्ट डिफाइन किया गया है कि उनका फंड लोकल फंड कहलाएगा, समझ गए। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस समय तक इंक्लूडेड इसलिए नहीं था क्योंकि ये बाद में बना है। म्यूनिसिपैलिटी और नगर पालिका को संविधान में बाद में जगह दी गई है, तो इसीलिए उसका शायद इसमें इंक्लूजन नहीं रहा होगा। लेकिन जो लोकल फंड यूज करते हैं उसी को लोकल बॉडी कहा जाता है। तो रूल नंबर 652 का जो ट्रेजरी रूल है उसको एक बार आप सरसरी निगाह से देखना चाहें तो आपके गूगल में अवेलेबल है। अब वहां पे आप देखिए, इसमें कुछ नहीं है। जो लोकल फंड यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारा है। पोर्ट ट्रस्ट आपका यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देखिए ना, सीपीडब्ल्यू कोड के चैप्टर नंबर 2 में कि कौन है लोकल बॉडी, तो वहां पे लिखा हुआ है ये वाला चीज कि पोर्ट ट्रस्ट जो है वो सब लोकल बॉडी के अंदर कंसीडर किया जाता है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, वो जो कभी कभार होता है उस तरह के एक्सपेंडिचर को नॉन रेकरिंग कहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन बहुत अच्छा है, ये मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा। प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन हम बता चुके हैं, समझ गए। अप्रोप्रिएशन तो आपने सुन ही लिया कि असाइनमेंट ऑफ फंड टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, राइट। जब रूल नंबर आप 8 देखेंगे डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का, तो वहां पे डिफाइन किया गया है कि प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन जो है उसको कहा जाता है किसको, तो MSMSDO ऑब्जेक्ट हेड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट हेड को, समझ गए। पहले ये प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन ना हुआ करता था, ये केवल यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन हुआ करता था क्योंकि ऑब्जेक्ट हेड एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय में। यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन जो था ना वो डिटेल हेड को कहते थे। किसको कहते थे, डिटेल हेड को। पहले ऐसा कहते थे, डिटेल हेड को कहते थे पहले, समझ गए। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अब प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन कहते हैं ऑब्जेक्ट हेड को। तो रूल 8 में यही लिखा गया है। और रूल 8 में आप जब देखेंगे तो कुछ 77-78 ऐसे बनाए गए हैं, नाम लिखे गए हैं उसमें, जिनके नाम पे आप दो, क्योंकि आपको जब ऑब्जेक्ट हेड दिया गया है तो इसके कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, समझ गए। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर का जब रूल 8 आप देखेंगे उसमें कुछ 77 या 78 नाम दिए गए हैं, नंबर नहीं दिए गए हैं। नंबर इसलिए भी नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये कह दिया गया है कि लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट ये डिफाइन कर सकती है कि उनका नंबर क्या होगा प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन का। तो उसमें जो प्रॉपर्ली एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। सैलरी एक अलग होगा, मतलब सैलरी में पे, ठीक है। उसके बाद अलाउंसेस अलग होगा, समझ गए। कंटिजेंट एक्सपेंडिचर अलग होगा, एडवांसेस में मोटर व्हीकल एडवांस जैसा होगा वो अलग होगा। कुल मिलाकर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी सैलरी वगैरह मिलती है, पेंशन अलग होगा, जीपीएफ अलग होगा, जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपको बेनिफिट मिल रहा है ऑफिस से, उन सबों में जो जो रुपए, अच्छा आपका अगर वो मिलता है ऑनरेरियम, वो अलग होगा। पॉइंट यही है कि कुल मिलाकर के वो सब ऑब्जेक्ट हेड के लेवल पे डिफाइन किया जाता है। कुल 70-75 दिए गए हैं, उसमें से पहला कैटेगरी है आपका सर्विसेज वाला, और बाकी बहुत सारे कैटेगरी में वर्क भी आता है, अन्य चीजें भी आती है, स्टोर भी आता है, सब आप देखेंगे रूल नंबर 8 में। वो क्या आपको ये पढ़ना और 77 कैटेगरी याद रखना जरूरी है, जवाब है नहीं, केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया, ठीक है। क्या रूल नंबर 8 याद रखना जरूरी है, हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। पब्लिक अकाउंट जो है आर्टिकल 266(2) का है कॉन्स्टिट्यूशन में। पब्लिक वर्क पीडब्ल्यूडी आप जानबे करते हैं, समझे कि नहीं। पीडब्ल्यूडी में जो मेन खास बात है ध्यान देने वाला वो क्या है भैया, कि ये ओरिजिनल वर्क भी होगा और रिपेयर वर्क भी हो सकता है, समझ गए। दोनों का दोनों ही हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए। रिअप्रोप्रिएशन का मतलब ही वही है, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर, मतलब एक ऑब्जेक्ट हेड से दूसरे ऑब्जेक्ट हेड, वन ऑब्जेक्ट हेड से, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट हेड, सेकेंड ऑब्जेक्ट हेड में।
पैसा जब ट्रांसफर करेंगे वही जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, साल का अंत हो रहा है 31 मार्च, आपको अब अकाउंट क्लोज करना है, रात के 12 बजे नहीं करेंगे तो आपका अपने आप पैसा लैप्स कर जाएगा। एक में सेविंग्स बच रही है आपकी, राइट, और दूसरे में आपको पैसे की डिमांड है, मतलब वहां पर काम हो गया है पर वहां पैसे खत्म हो गए, तो क्या यहाँ की सेविंग को वहां ट्रांसफर कर सकते हैं? ऐसे सामान्य परिभाषा में उसको नहीं किया जा सकता है, और जिनको डेलीगेशन मिला हुआ है फाइनेंशियल पावर के तौर पे, उनके अथॉरिटी पे, यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके ऑर्डर पे ये काम किया जा सकता है। अगर आप ये काम करते हैं उसी को रीअप्रोप्रिएशन कहा जाता है, एक जगह से पैसे की सेविंग्स को उठाना और दूसरी जगह पे उसको डालना जहां पे वो जरूरत है, ठीक है। आगे रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो हर दिन होता है, हर महीने होता है, हर साल होता है, बार बार होता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर, समझ गए। रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। सबॉर्डिनेट अथॉरिटी का मतलब जो एनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट है। ट्रेजरी रूल, वो मैंने आपको दिखाया था, 652 रूल नंबर था वहां पे। कैपेक्स मॉडल और ओपेक्स मॉडल, ये दोनों मॉडल है जो आपका लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या है कैपेक्स मॉडल और क्या है ओपेक्स मॉडल। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। ऑफिस में लिफ्ट लगाई हुई है हमने, और उस लिफ्ट को जिससे हमसे परचेज किया, हमने जिनसे परचेज किया है उनसे हमने परचेज करते समय ये करार कर लिया था कि जब ये लिफ्ट खराब होगी आप ही को बनाने के लिए आना पड़ेगा, समझ गए। और जब तक चलेगी तब तक चलेगी, हालांकि उसमें ये भी लिखा होता है कितने साल चलेगी, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ठीक है। तो जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब ये खत्म हो जाए तब, इसकी पीरियड जब खत्म हो जाए तब इसको उठा के स्क्रैप में ले जाइए और आप ही बेचिए, हम बेचने वाले नहीं है, और उसकी जगह पर नया लिफ्ट लगा करके दीजिए। एक टर्म्स एंड कंडीशन हो गया। इसको कहा जाता है ओपेक्स मॉडल। देखिए यहाँ पे क्या है, सेलर प्रोवाइड द गुड्स, तो सेलर हमारा कौन है? लिफ्ट मैन है, लिफ्ट कंपनी है, समझे। स्वार्जनेगर है, स्नाइडर, कुछ स्नाइडर है, स्नाइडर एक कंपनी है, राइट। स्नाइडर लिफ्ट प्रोवाइड करती है, तो स्नाइडर कंपनी ने लिफ्ट प्रोवाइड किया है, उसको मेंटेन भी करती है और उसके कंज्यूमेबल को भी प्रोवाइड करती है जब भी हमको रिक्वायर होता है, समझ गए। और फाइनली टेक बैक, वो ले लेती वापस जब गुड्स आफ्टर यूजफुल और कॉन्ट्रैक्टेड लाइफ। तो बहुत आसानी से समझ में आ गया कि वो उस केस में ऐसा कब होता है, जब एक्सपेंडिचर मेड बाय द बायर इन अ स्टैगर्ड मैनर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हमने कंडीशन में ही, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा बता दिया है कि हम ये जो आइटम परचेज कर रहे हैं वो कौन से मॉडल में परचेज कर रहे हैं? ओपेक्स मॉडल पे, समझ गए। एग्जाम्पल मैंने दिया है, राइट। कैपेक्स मॉडल, बाकी सारा सामान कैपेक्स मॉडल है, राइट। आप कोई भी सामान परचेज कर लीजिए, ठीक, उसके बाद खराब, जब उसका गारंटी पीरियड तक तो कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी पीरियड के बाद की बात हो रही है, गारंटी वारंटी जो पीरियड है, तो वारंटी पीरियड के बाद अगर वो खराब होता है तो आप जानिए, आप कोई स्कूटी आप परचेज करते हैं तो 2-3 साल की वारंटी आपको देता है ना। 2-3 साल की वारंटी के बाद में आप क्या करते हैं, अगर आपकी स्कूटी खराब हो जाएगा तो क्या हो, आपकी कंपनी आपको फ्री में बना के देगी? लाइफ टाइम नहीं देती है ना। और मान लीजिए कि वो कबाड़ हो गई, स्क्रैप में चली गई, तो कंपनी क्या आपसे वापस लेती है? ऐसा जरूरी तो नहीं है, अब लेने लगी है, ठीक है, लेकिन आप अगर ना चाहें तो आप नहीं भी बेच सकते हैं। आप बाहर में मार्केट में बेचना चाहें, स्क्रैप में फेंकना चाहें, कहीं भी कुछ करना चाहें, आपसे वो काम हो सकता है। तो वो दो मॉडल है, एक है कैपेक्स मॉडल, एक ओपेक्स मॉडल। कैपेक्स मॉडल में क्या लिखा हुआ है? अरेंजिंग कंप्रीहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर वारंटी पीरियड एंड फाइनली डिस्पोजिंग द प्रोडक्ट आफ्टर यूजफुल लाइफ। वो कौन करता है? वो करता है बायर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज्ड बाय द बायर, ये बायर ये काम करता है, समझ गया कि नहीं। तो ये काम बायर करता है और ये काम सेलर करता है, ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ करने जा रहा हूँ। आज तो बहुत दिन अच्छा रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई।